प्रोटीन के आइसोटॉप्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसके डिफरेंट आइसोटाइप्स होते हैं और वो हम डिटेक्ट करते हैं GAMED गेम से कि मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में होता है। एक इम्यूनोग्लोबुलिन है, उसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन M। हम तरतीब से जाएंगे। नॉर्मल जो हमारे पास जो बी सेल पे पाए जाते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन M है। याद रहे कि इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे पास M जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये नॉर्मली बी सेल पे पाया जाता है। जो ही बी सेल पे पाया जाता है ये बी सेल के ऊपर पहले तो मोनोमर की फॉर्म में होता है, मोनोमर की, लेकिन जो ही ये बी सेल से रिलीज होगा इम्यूनोग्लोबुलिन M, रिलीज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, इट बिकम पेंटामर। ये पेंटामर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मोनोमर से कन्वर्ट हुआ इम्यूनोग्लोबुलिन M कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, पेंटामेरिक की फॉर्म में। और याद रहे अगर कोई भी पैथोजन, कोई भी इंसेक्ट या कोई भी पैथोजन माइक्रोब्स आउटसाइड से बॉडी में आ रहा है तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे पास इट परफॉर्म क्विक इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो ये क्विक इमीडिएट रिस्पॉन्स परफॉर्म करता है और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे पास किस रिस्पॉन्स में कंट्रीब्यूट करता है, ये हमारे पास प्राइमरी रिस्पॉन्स में कंट्रीब्यूट करता है। अभी देखते जाएं, इम्यूनोग्लोबुलिन M जो है प्राइमरी रिस्पॉन्स में देखे रिलीज़ हो, मोनोमर से पेंटामर की फॉर्म में हो, और पेंटामर जो है वो हमारे पास एक क्या बना देते हैं, वो पेंटामर जो है एक हमारे पास क्या बनाएंगे, इट विल फॉर्म अ जे लाइक शेप। ये हमारे पास एक जे लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे और जे लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें हमारे पास एक मोनोमेरिक जो होता है वो डाईवेलेंट होता है। उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो पेंटामेरिक जो होगा हमारे पास वो कौन सा वैलेंट होगा, इट विल बी अ डेकावेलेंट। यहाँ पर ये पेंटामेर हमारे पास क्या होता है, डेकावेलेंट होता है, डेकावेलेंट साइट होता है। तो हमारे पास मैं बता चुका हूँ कि इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे पास पहले तो इम्यूनोग्लोबुलिन M हमारे पास मोनोमर की फॉर्म में होता है, लेकिन जो ही ब्लड की सीरम में पहुंचता है उस सीरम में पहुंचने के बाद ही ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है पेंटामर की फॉर्म में। अभी ये इम्यूनोग्लोबुलिन IgM जो है ये हमारे पास जे लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में पाया जाता है और जे लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये क्या करता है, अगर कोई भी पैथोजन है, माइक्रोब्स है, उसके साथ ही क्या कर देगा, क्लम्पिंग कर देगा, अटैच हो जाएगा और उसे इस तरीके से क्लम्प कर देता है कि वहाँ पर उस मालिक्यूल के इर्द गिर्द ऐसे गैदर्ड हो जाता है, कि उस मालिक्यूल की हमारे पास एग्लूटिनेशन कर देता है, उसे हमारे पास उसे कोलैप्स कर देता है और उसकी एग्लूटिनेशन कर। इसी तरह हमारे पास कभी कभार एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, हमारी बॉडी में ऑटो एंटी इम्यूनिटी हो जाती है। ऑटो एंटी इम्यूनिटी में क्या होता है, ऑटो एंटी इम्यूनिटी में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यही इम्यूनोग्लोबुलिन वर्क अगेंस्ट ओन सेल, हमारे अपने सेल के ही अगेंस्ट काम करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इसे हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, ये हमारे ही सेल के अगेंस्ट काम करते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी में हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन M जो है ये जाएगा किसके पास, RBC को ऊपर जाएगा और RBC के मेम्ब्रेन पर ये गैदर्ड हो जाएगा। और जो ही RBC के मेम्ब्रेन पर ये गैदर्ड हो जाएगा और उसे क्या कर देगा, उस RBC की मेम्ब्रेन को गैदर्ड होने के साथ उसे कोलैप्स कर देगा और उसे कोलैप्स करने के साथ साथ इट विल काज एग्लूटिनेशन। और उस एग्लूटिनेशन की वजह से हमारे पास RBC की मास कम हुआ, RBC का मास क्या होगा, कम होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। तो इसमें हमारे पास एक कंडीशन आएगी जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें हमारे पास कौन सी कंडीशन, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट विल गेट जनरेटेड। इम्यूनोग्लोबुलिन M हमारे पास पहला आइसोटाइप्स है जो बी सेल पे पाया जाता है और बी सेल पे नॉर्मल मोनोमेरिक की फॉर्म में होता है। जो ही रिलीज होता है तो ये हमारे पास पेंटामेरिक में और फॉर्म में कन्वर्ट होकर डेकावेलेंट बन जाता है। और याद रहे जे लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, ये जो भी पैथोजन आ रहा है उस पर क्या करेगा, उस पर अटैचमेंट करेगा। उस पर अटैच होने के साथ ही हमारे पास उसे क्या करेगा, ग्लूटिनेशन कर देता है और उसे क्लम्पिंग कर देता है और वहाँ पर एक कंडीशन में ऑटो इम्यूनिटी में ले आता है जिसका नाम है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है।
अगला जो है हमारे पास आइसोटॉप में जो दूसरा फॉर्म आता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है। हमें पता है इसमें कौन सा चेन होगा, इसमें सी गैमा चेन होगा, सी गैमा रीजन इसके अंदर मौजूद है। याद रहना चाहिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी हमारे पास एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो हमारे पास ट्रांसफ़र होता है मदर से कहाँ पर, फीटस को। मदर से फीटस को ट्रांसफ़र होता है मदर की प्लेसेंटा के थ्रू, मदर के प्लेसेंटा जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू ये वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, किसको, फीटस को। जो ही ये मदर से फीटस को ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पर भी क्वेश्चन राइज होता है कि ये फीटस को हमारे पास क्रॉस तो करता है, हमारे पास प्लेसेंटल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस तो करता है, लेकिन याद रहे कि प्लेसेंटल मेम्ब्रेन जो क्रॉस हो रही है ये क्यों हो रही है, ये कैसे हो रही है। प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन पे हमारे पास सबको पता होना चाहिए कि इसके रिसेप्टर होते हैं हमारे पास, FC रिसेप्टर जिसे कहा जाता है, ये FC रिसेप्टर इसके मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है। और दूसरा याद रहे कि ये इसलिए पास कर सकती है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन मोर है, ज़्यादा है इसकी सबसे कंसंट्रेशन, किस चीज़ में, सीरम में। इम्यूनोग्लोबुलिन जी की कंसंट्रेशन सीरम में सबसे ज़्यादा है। और तीसरी पॉइंट ये है कि ये हमारे पास डाईवेलेंट है, तो डाईवेलेंट होने की वजह से ये इजीली ट्रांसफ़र होता है, और जो पेंटावेलेंट है वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो दिस इज डाईवेलेंट एंड मोर कंसंट्रेशन इन सीरम एंड FC रिसेप्टर पाया जाता है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये क्या करेगा, दिस विल बी ट्रांसफ़र टू वर्ड, ये हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे पास फीटस में। तो फीटस में याद रहे कि फीटस में आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो मदर से डायरेक्ट एंटीबॉडी जा रही है किधर को, फीटस को, तो फीटस को डायरेक्ट तैयार एंटीबॉडी मिल रही हैं। तो इस इम्यूनिटी का क्या नाम था, इस इम्यूनिटी का नाम है पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर डायरेक्ट पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास जनरेट होती है, कहाँ से, मदर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाती है। याद रहे, एक आपने याद रखना है कि पैसिव इम्यूनिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, कि इम्यूनोग्लोबुलिन के मैं ऑलरेडी बता चुका था कि उसका लाइट चेन है, और उसके लाइट चेन में हमारे पास पॉलीसेकेराइड का रीजन होता है। अगर इसके पॉलीसेकेराइड इम्यूनोग्लोबुलिन जी के पॉलीसेकेराइड के रीजन पर, अगर इसके पॉलीसेकेराइड के रीजन पर हमारे पास क्या हो, इसके पॉलीसेकेराइड के रीजन पर अगर हमारे पास नाइट्रोएसाइल ग्लाइसीरेट अटैच हो जाए, बैक्टीरिया का या कोई भी माइक्रोब्स है उसका अटैच हो जाए, तो दिस विल डायरेक्ट ट्रिगर व्हाट, ये हमारे पास ट्रिगर कर देगा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन। ये हमारे पास डायरेक्ट क्या ट्रिगर कर देगा, इट विल काज इन्फ्लेमेशन, और डायरेक्ट हमारे पास इन्फ्लेमेशन काज कर देगा। अगर इसके साथ ट्रिगर इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही है, अगर ये ट्रिगर नहीं कर रहा है, अगर इसके साथ आपने क्या एस्पिरिन ऐड कर दिया है, पर्सन को एस्पिरिन दे दिया, यानी सिलिसाइलिक एसिड आपने दे दिया है, सिलिसाइलिक एसिड आपने जो ही दे दिया है तो उसके देने के बाद वो अटैच होगा, ये अटैच होगा इसी पोर्शन को, और इस पोर्शन को अटैक करेगा, और इसके साथ अटैच होने के बाद इट विल काज एंटी इन्फ्लेमेशन। ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेशन काज करे कि जो बुखार, जो फीवर, जो फ्लशिंग, जो स्वेटिंग, जो कंडीशन डेवलप हो उसे क्या कर दो, ख़त्म कर दो। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑलरेडी आपकी क्या हो रही है, आपकी पैसिव इम्यूनिटी जनरेट हो रही है, हमारे पास डायरेक्ट सीरम से जा रहा है, पैसिव इम्यूनिटी जनरेट हो रही है, लेकिन इट इज़ कम्प्लीटली हमारे पास प्लेसेंटा मेम्ब्रेन क्रॉस कर देती, जो बाकी हमारे पास क्रॉस नहीं करते। इम्यूनोग्लोबुलिन एम हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन जी हो गया, एंड द थर्ड वन इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन ए। अभी इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एक ऐसा आइसोफॉर्म है, ये एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन ए एक ऐसा आइसोफॉर्म है जिसमें हमारे पास सी अल्फ़ा रीजन है, और सी अल्फ़ा रीजन इसमें मौजूद है, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए ये हमारे पास, याद रहे कि ये हमारे पास मोनोमेरिक की फॉर्म में होता है,
ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए हमारे पास मोनोफेरिक की फॉर्म में होता है। जो ही ये अगर आपके जो टिश्यू हैं जहाँ से सिक्रीट होना है वहाँ से जो ही ये ब्लड में पहुँचता है, ब्लड में पहुँचने के बाद इट विल बिकम कन्वर्टेड इनटू डायमेरिक फॉर्म। ये हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ये डायमेरिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और डायमेरिक की चेन बना देता है। अभी क्वेश्चन ये है कि इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, इम्यूनोग्लोबुलिन की लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो GIT की म्यूकोजा में पाई जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन की लोकेशन की बात की जाए तो GIT की म्यूकोजा के अंदर पाई जाती है और वहाँ पर ही क्या काज करता है, GIT की म्यूकोजा से कैसे निकलता है? इट विल क्रॉस म्यूकोजल मेम्ब्रेन, ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांससाइटोसिस, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस मीन्स अक्रॉस, साइटोसिस मीन्स इंगल्फिंग। तो साइटोसिस, ट्रांससाइटोसिस अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है उसकी ट्रांससाइटोसिस हो जाती है। इसी तरह रिस्पायरेटरी हमारे पास ट्रैक्ट है, उस ट्रैक्ट में भी म्यूकोजा है, उसमें भी ऐसे हमारे पास सिक्रीशन होती है। इसी तरह हमारे पास GIT की मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास पेयर पैचेस हैं। पेयर पैचेस के साथ साथ वहाँ पर भी जहाँ से हमारे पास क्या बन रहे थे, B और T सेल जहाँ से बन रही थी इम्यूनिटी, वहाँ पर भी होती है। और याद रहे कि ये जब सिक्रीट होती है ये हमारे पास एक प्रोटेक्शन करती है एक पैथोजन के ख़िलाफ़, उसका नाम है गेर्डियासिस जो आगे कार्य करता है। तो ये इसके अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन ए हमारे पास क्या करता है? एक्शन करता है। याद रहे फार्मूला मिल्क हमारे पास अगर मैं बात करूं, हमारे पास गेर्डियासिस तो ऐसे हो गया, लेकिन हमारे पास जितने भी सिक्रीशंस हैं, जितने भी सिक्रीशन हो गए, सिक्रीशन में इम्यूनोग्लोबुलिन ए होगा। मैं बताता हूँ कौन कौन से हमारे सिक्रीशन है। लेट सपोज अगर आपके पास टीयर का सिक्रीशन है, आपके पास सेलाइवा आ रहा है, आपके पास म्यूकस का कोई सिक्रीशन हो रहा है, आपके पास ब्रेस्ट मिल्क का कोई सिक्रीशन हो रहा है, तो ये जितने भी सिक्रीशन हैं उनसे इम्यूनोग्लोबुलिन ए सिक्रीट होगा और ये इम्यूनोग्लोबुलिन इन सिक्रीशन से हमारे पास ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। अभी अगर कोई पर्सन हमारे पास फीडिंग कर रहा है, बच्चे को फीडिंग कर रहा है, तो फार्मूला मिल्क दे रहा है, तो फार्मूला मिल्क में क्या नहीं है? फार्मूला मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन ए नहीं है। अभी जब इम्यूनोग्लोबुलिन ए नहीं है तो इम्यूनोग्लोबुलिन का जो एक्शन है अगेंस्ट गेर्डिया ये ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर पेशेंट को, बच्चे को क्या होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरिया काज होगा। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए एक ऐसा आइसोफॉर्म है जो हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, जो हमारे पास जितने भी सिक्रीशंस होते हैं इनमें मौजूद है। ये मोनोमेरिक की फॉर्म में होता है, लेकिन ये मोनोमेरिक की फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में? डायमेरिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस डायमेरिक की फॉर्म में, ये जो डायमेरिक की फॉर्म है ये फिर आगे आगे एक्शन परफॉर्म करती है। तो याद रहे कि हमारे पास गेर्डिया के ख़िलाफ़ ही एक्शन करता है और इसके अलावा ट्रांससाइटोसिस के थ्रू ही हमारे पास जितनी भी मेम्ब्रेन है उससे सिक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो या तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है या इम्यूनोग्लोबुलिन डी है। अभी इम्यूनोग्लोबुलिन ई की बात करूँ तो ये हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में एक सेल है, उसका नाम है मास्ट सेल। हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स हैं और मास्ट सेल के ऊपर एक इम्यूनोग्लोबुलिन अटैच होते हैं जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। मास्ट सेल के ऊपर इम्यूनोग्लोबुलिन ई अटैच होता है और ये क्या करता है? ये ऐसे करता है कि जो पैथोजन आ रहा है वो पैथोजन को बाइंड करेगा। ये पैथोजन को क्या करेगा? ये पैथोजन को बाइंड करेगा किसके साथ? मास्ट सेल के साथ। मास्ट सेल के साथ ही मास्ट सेल को क्या करेगा? मास्ट सेल को हमारे पास एक्टिवेट करेगा। मास्ट सेल जो ही हमारे पास एक्टिवेट होता है और देन मास्ट सेल आफ्टर एक्टिवेशन विल कन्वर्ट, ये मास्ट सेल हमारे पास विल रिलीज हिस्टामिन। हमारे पास मास्ट सेल हमारे पास क्या रिलीज़ करेगा? हिस्टामिन रिलीज़ करेगा। हिस्टामिन का फिर क्या फंक्शन है? हिस्टामिन का आगे फंक्शन ये है कि हिस्टामिन का ये फंक्शन है कि जो भी पैथोजन है, कुछ भी एक्शन हुआ है, कुछ भी हाइपर सेंसिटिविटी, कुछ भी पोलन है, कुछ भी एलर्जन है हमारे पास आ गया, तो IgE के साथ मास्ट सेल को स्टिमुलेट किया, मास्ट सेल से हिस्टामिन है। हिस्टामिन फर्स्ट फंक्शन हमारे पास डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्या करेगा? वेजो डायलेशन करेगा।
देगा। वेज़ोडाइलेशन करने के साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, विल बिकम फॉल, ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। नंबर 2, इसके साथ साथ हमारे पास ब्रोंक्यूल्स की मैं बात करूँ तो वहाँ पर ब्रोंकोस्पैज़म काज कर देगा। ब्रोंकोस्पैज़म का मतलब क्या है कि जो कंस्ट्रिक्शन ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनकी डायरेक्ट क्या कर देगा, ब्रोंक्यूल्स की डायरेक्ट कंस्ट्रिक्शन कर देगा। तो इट विल कॉज, ब्रोंक्यूल की कंस्ट्रिक्शन हुई तो हमारे पास क्या होगी, इट विल लीड्स टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में दुश्वारी आएगी और सांस में मुश्किल आएगी। नंबर 3 में इसमें डोमेन की बात करूँ तो जीआईटी की बात की जाए तो जीआईटी में ये हमारे पास क्या कर देगा, इट विल इंक्रीज व्हाट, इट विल इंक्रीज मोटिलिटी। हमारे पास जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज कर देगा जिसकी वजह से हमारे पास वोमिटिंग और साथ साथ डायरिया की कंडीशन भी डेवलप हो जाएंगी। वोमिटिंग और डायरिया की कंडीशन जीआईटी की ज़्यादा मूवमेंट की वजह से होगी। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो 4th में हमारे पास क्या होगा, स्किन रैशेस भी जनरेट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास मास्ट सेल के साथ स्टिमुलेट होने के बाद आईजी जो ही स्टिमुलेट होता है, वेज़ोडाइलेशन करता है, ब्रोंकोस्पैज़म करता है, जीआईटी मोटिलिटी करता है और स्किन रैशेस वगैरह भी काज कर देता है। तो दिस इज़ मास्ट सेल के साथ सिर्फ नहीं बाइंड होता, याद रहे कि हमारे पास बेसोफिल्स के ख़िलाफ़ बेसोफिल्स पर भी बाइंडेड होता है। क्या चीज़, हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो यहाँ पर इस तरह एक्शन परफॉर्म करता है और इम्यूनोग्लोबुलिन बेसोफिल्स के साथ बाइंड करके हमारे पास एक पैरासाइट आता है, उसका नाम है हेलमिंथस। हेलमिंथस पैरासाइट जो है उसके परफॉर्म एक्शन करता है अगेंस्ट इट, इसके अगेंस्ट क्या करता है, इसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करता है और इसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे पास क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करने के साथ साथ जो ही एक्शन परफॉर्म करता है यहाँ पर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इट विल कॉज साइटोटॉक्सिक किलिंग। उसकी क्या किस तरीके से, हमारे पास CD8 टी सेल्स थे, उस परफोरिन था ग्रीन, वो सारी प्रोसेस होके साइटोटॉक्सिक किलिंग काज करेगा और इट विल काज किलिंग टू द बेसोफिल सेल। बेसोफिल्स की हमारे पास क्या काज कर देगा, किलिंग काज कर देगा। अभी ई हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इम्यूनोग्लोबुलिन डी। अभी इम्यूनोग्लोबुलिन डी की मैं अगर बात करूं तो इम्यूनोग्लोबुलिन डी क्या करता है, कैसे एक्शन करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन डी हमें पता है, आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन डी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी सेल्स में और बी सेल्स पे पाए जाते हैं कभी कभार और साथ साथ हमारे पास सीरम में पाए जाते हैं। तो ये बी सेल्स में और सीरम में पाए जाते हैं कौन से, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ए, एम, ई, डी, जितने भी आइसोफॉर्म थे हमने सारे पढ़ लिए हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से कंसल्टेड है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एंटीजन आते हैं, कुछ एंटीजन हमारे पास थाइमस डिपेंडेंट होते हैं, कुछ एन डिपेंडेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कौन कौन सा क्लासिकल पाथवे है, एक्टिवेटिंग पाथवे है और उसके साथ कंप्लीट हमारे पास इनहिबिटरी पाथवे और डिफरेंट। फिर आगे नेक्स्ट में हम साइटोकाइन्स पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।